आइए दोस्तों, आज बात करते हैं मेरे सपनों के भारत, हमारे सपनों के भारत। जब हम बात करते हैं मेरे सपनों के भारत की, तो कौन से विषय आने चाहिए? तो मेरे समझ के हिसाब से मैंने इन विषयों को अंतर्भुत किया है, जैसे कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मूल कारण क्या है, समाज में क्या समस्याएं हैं, भारत के संविधान द्वारा इन समस्याओं का क्या समाधान निकल सकता है, किन नए कानूनों की ज़रूरत है और किन मौजूदा कानूनों का उपयोग कर कर हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करके लोगों में कानून और संविधान के प्रति विश्वास पैदा करना, यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, एक ज़रूरत है। उसके बाद, इन सब के बाद एक और विषय बचता है कि अगर हम इन सुधारों को कानून के द्वारा लागू नहीं कर सकते या हमारी सरकार नहीं कर सकती, तो क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के मूल कारण। भ्रष्टाचार के मूल कारण जब हम देखते हैं, तो मैंने जब इसके बारे में सोचा तो मुझे यह एक लगा कि आत्मविश्वास की कमी। आप कहेंगे आत्मविश्वास की कमी कैसे हो सकता है भ्रष्टाचार का मूल कारण? देखिए, भ्रष्टाचार में लेने वाला अगर जिम्मेदार है 40%, तो 60% जिम्मेदारी देने वाले की बनती है। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। बहुत सी बार हम बहुत सारे फिजूल के रीज़न देकर, मेरे पास समय नहीं है, क्या मैं अकेला ही क्यों लड़ूं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अपने आप पे विश्वास नहीं होता इंसान को कि हम फाइट कर सकते हैं, हम इस चीज़ को सही तरीके से कर सकते हैं। लोगों के अंदर से विश्वास उड़ा दिया गया है कि कुछ सही नहीं हो सकता। आत्मविश्वास की कमी है, खच्चीकरण जिसे कहते हैं, कि लोगों का मनोधैर्य गिरा दिया गया है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, यह एक कारण मैं मानता हूँ। दूसरा कारण, जब आप मीमांसा करेंगे तो मुझे यह लगता है कि भारत में जो सामाजिक और आर्थिक असंतुलन है, जैसे अगर आप देखेंगे भारत के कुछ भागों में, कुछ गांवों में या कुछ कस्बों में, शहरों में अगर जाएंगे, तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि एक दिन का जो 10 रुपया भी नहीं कमा पाते और फैमिली उन्हें चलानी होती। ऐसे लोग भी हैं आज की घड़ी में, शायद आपको सुनकर ही आश्चर्य होगा। वही दूसरी छोर पर अगर आप देखेंगे, कई ऐसे लोग हैं जो एक दिन का करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा असंतुलन है आर्थिक रूप से। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ समान होना चाहिए, लेकिन इतनी आर्थिक असंतुलन नहीं होना चाहिए। सरकार क्यों होती है? सामाजिक संतुलन बनाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए। दूसरी चीज़ आगे, और तीसरा कारण अगर देखें तो मुझे लगता है कि न्याय हमारे भारत में खासकर बहुत देरी होती है। अगर आपने देखा होगा तो, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि लोग एक तरह से न्याय से वंचित रह जाते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो है, भ्रष्टाचार को ज़रूर बढ़ावा मिला है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं है न्याय में देरी, इससे और बहुत सारी दूसरी समस्याएं निर्माण हुई है। लेकिन हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो यह भी एक वजह है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और
अगर हम चौथा आगे बढ़े तो हमें दिखाई देगा कि भारत में हर वर्ग के लोगों के लिए अवसर की कमी है। मतलब आप देखेंगे तो बहुत सी बार किसी एक वर्ग विशेष को प्रायोरिटी दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है, लोग भेदभाव करते हैं। यह गलत हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। ये शिक्षा से, लोगों में जागृति से हो सकता है। सरकारी तंत्र भी और लोग एक साथ मिलकर काम करें तो यह हो सकता है। उसके बाद जो मैंने एक महत्वपूर्ण कारण देखा कि नैतिक मूल्यों की कमी हो रही है। आजकल अगर आप देखिए, आज का यूथ जनरेशन या हमारा यूथ जनरेशन कहिए, लोगों को लगता है सच बोलना मतलब गलत चीज़ है। लोग डरते हैं, सच बोलने वाले का मजाक उड़ाया जाता है। नैतिक मूल्य समाज से धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। यह भी एक मूल कारण मान सकते हैं। उसके बाद अगर आप बढ़ते हैं आगे, मोटे मोटे तौर पर और देखा जाए, और एक कारण मुझे लगता है, और बहुत सारे कारण होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही कारण है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैंने जो कैटेगराइजेशन किया है, आप देखेंगे जो हमारे मेट्रो सिटीज़ है या महानगर है, हमारे शहर है और गाँव कस्बे हैं, इन सारे अलग अलग सिस्टम्स में सरकारी निकाय या सरकारी गवर्नमेंट द्वारा भेदभाव किया जाता है, जिससे असंतुलन बढ़ रहा है। सारी स्कीम्स, सारे जो सरकारी पैसा वो खर्च होता है मेट्रो सिटीज़ पर। उसके बाद कुछ बचता है तो वो आता है शहरों के लिए, उसके बाद कुछ बचता है तो वो आता है गाँवों के लिए। ये सामाजिक असंतुलन बढ़ा रहा है और इस सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। ये सारी चीज़ों से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब हम जाएंगे कि भ्रष्टाचार के अलावा समाज में और क्या क्या समस्या है। भ्रष्टाचार यह एक महत्वपूर्ण और बड़ी समस्या है। उसके बाद है शासन व्यवस्था का अस्तित्व न होना। अब आप कहेंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, शासन व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, जो का शासन व्यवस्था है वो किस लिए है, लोगों के भले के लिए नहीं। उसका इस्तेमाल सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है या लोगों को सप्रेस करने के लिए हो रहा है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए अलग कानून और लोगों के लिए अलग कानून क्यों है? क्या ये सामाजिक न्याय, नेशनल लॉ ऑफ जस्टिस से सर्वसम्मत है? नहीं है। तो ये शासन व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, बहुत गलत चीज़। कोई शासन व्यवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगर आते हैं हम, तो हमको दिखेगी कि हमारे समाज में महंगी और अनकिफ़ायती शिक्षा। जो लोग शिक्षा लेना चाहते हैं, जो लोग पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वो आगे कुछ कर पाए। लेकिन हमारे समाज में आज शिक्षा का एक तरह से बाजारीकरण हो गया, बिजनेस बना दिया शिक्षा। ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि शिक्षा यह समाज में एक अधिकार है, उसको भी इन लोगों ने बिजनेस बना दिया। उसके बाद अगर देखेंगे तो
मुझे जो लगता है कि महंगी और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और जो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है वो स्वास्थ्य के लिए क्या करें। तो ये सारी चीज़ें शासन को देखनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि न्याय में जो देरी हो रही है, यानी लोग न्याय से एक तरह से वंचित किए जा रहे हैं, उसकी वजह से गुनाह करने वालों को बढ़ावा मिलता है। उन्हें लगता है कि आज करेंगे गुनाह तो 30-40 साल बाद सज़ा होगी या नहीं होगी, पैसे के बल पे बच जाएगी। तो ये एक बड़ा कारण है लोगों में शासन व्यवस्था के प्रति आस्था न होने का। इसके आगे बढ़ते हैं भोजन, कपड़ा और पानी की समस्या। अब शहर में रहने वाले लोग कहेंगे ये तो कोई बात नहीं हुई, तो हर व्यक्ति को अपना करना चाहिए। हाँ ज़रूर, लेकिन ये समस्या है। आपके पास साधन है, आप शिक्षित हैं, आपको रोज़गार मिल रहा है, इसलिए आपको ये समस्या नहीं लग रही होगी शायद। लेकिन जिन लोगों के पास कमाने का कोई साधन नहीं है, शिक्षित नहीं है, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण समस्या है। और आगे मैं कहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, में तीनों जो देश के महत्वपूर्ण लोग हैं, जवान, किसान और विज्ञान, इनकी अवहेलना हमारे देश करते आया है, जिससे कि बहुत हमारे हानि हो रही है। सुरक्षा के हित से, खाद्य के हित से, प्रगति के हित से, तंत्रज्ञान के हित से, यह भी एक समस्या ही बन गई है। हमारी शासन प्रणाली में कोई पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता लाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। जो पारदर्शिता कुछ अच्छे नियमों से आ रही थी, उसे भी रोकने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आगे बढ़े तो शिकायत दूर करने की प्रणाली का अभाव। कोई ऐसी प्रणाली, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें शिकायतें दूर की जाए। उसके बाद है कोई ऐसा हमारा मानक नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है बिलिंग का, जिसको यूज़ करके टैक्सेशन प्रणाली में यूज़ किया जाए, लोगों के कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट किए जाए, और बहुत सारी चीज़ों को इसमें किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए आपको रसीद नहीं मिलती, चाहे आप कोई लेटर लो, कोई कंप्लेंट लो, कोई भी लो, तो इसके लिए कोई कानून प्रावधान नहीं है, इसका भी एक अभाव लगता है। और सिटीजन चार्टर या नागरिक चार्टर का अभाव है, जिससे कि लोगों को सही समय में एक समयबद्ध तरीके से उनकी सर्विसेज मिले, गवर्नमेंट की सर्विसेज मिले या कोई भी सर्विस मिले। तो अभी हम एक एक समस्या को देखेंगे। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। अगर भारतीय संविधान द्वारा इन समस्याओं का समाधान करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, संविधान में क्या संशोधन आने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो इन समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि हर भारतीय नागरिक को भारत में मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए भारत के सभी प्राइवेट संस्थाओं को भारत सरकार के अधीन लाकर शिक्षा का दर्जा बनाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्राइवेट संस्था वाले को सरकार किस तरह से लाए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, सरकार के पास जिस नीति के अंदर इनको लाभ दिए गए, सरकार ने अधिकार दिए, लाइसेंस दिए, सरकार जनहित के लिए इन संस्थाओं को अपने अधीन लाकर
शिक्षण को मुफ्त करवा सकती है, शिक्षण का दर्जा भी बढ़वा सकती है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि शिक्षण को नीति और मूल्यों पर आधारित बनाना चाहिए। नीति और मूल्यों पर आधारित जब मैं कहता हूँ तो जैसे मूल्य या नीतियाँ, जैसे महात्मा गांधी के मूल्य थे सत्य अहिंसा, या भगत सिंह की नीति थी क्रांति की नीति, इस तरह से। मुझे और लगता है कि शिक्षण को व्यक्ति की रुचि के अनुसार और व्यापार या काम के लिए उपयोगी बनना चाहिए। रुचि आधारित शिक्षा और उसको बिजनेस ओरिएंटेड या व्यावहारिक दृष्टि से बनाना चाहिए। शिक्षण को इस तरह से रियलाइन करना चाहिए एजुकेशन को, ताकि वो व्यावहारिक बने और लोगों को रुचि के हिसाब से उसके क्षेत्र देना चाहिए। कानून में और संविधान कर हर व्यक्ति को शिक्षण पूर्ण होने के बाद और अपना व्यवसाय या नौकरी शुरू होने के बाद समाज में दिए जाने वाले शिक्षण को आर्थिक सहयोग देना अनिवार्य करना चाहिए। इसके लिए सारी का खर्च कहाँ से आएगा, तो इसके लिए कानून में प्रावधान करके जो भी इस स्कीम का लाभ उठाएगा, शिक्षा लेगा, तो उसका व्यवसाय या नौकरी शुरू होने के बाद उसको एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना मैंडेटरी करना चाहिए, प्रावधान कर सकते हैं काम। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, सभी पदों के विद्यार्थियों को देश के कोड के अनुसार काम करने के लिए संहिता बनाना चाहिए। जैसे कि बहुत सी बार यह होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर्स भारत में शिक्षा पाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं। मैं नहीं कहता उनकी कोई गलती है, लेकिन जाते क्यों, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि भारत में अगर मुफ्त शिक्षा पा रहा है, उसको जाना है दूसरे कंट्री में जाए, लेकिन जो पैसा भारत सरकार ने दिया है उसको लेने के लिए, वापस लेने के लिए कुछ बनाना चाहिए, प्रावधान बनाना चाहिए। कम से कम कितनी सर्विस उसको इंडिया में देनी होगी बाहर जाने से पहले, ये बनाना चाहिए। जैसे भारत में मुख्य शिक्षा आने के बाद इस व्यक्ति को भारत में अपने शिक्षण का लाभ कम से कम 10 सालों तक देना होगा, इस तरह का कोई प्रावधान जो भी हो। इसके बाद मुझे लगता है कि शिक्षण का बाजारीकरण जो हो रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मूल्यवर्धित शिक्षण प्रणाली लागू करना, शिक्षण सत्र में मूल्य के आधारित शिक्षण को महत्व होना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब देश का बालक और नौजवान अच्छा पढ़ेगा तभी देश बदल सकता है। शिक्षा किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए, क्रांति के लिए सबसे पहला कदम हो सकती है, होती है। अब आते हैं दूसरी स्कीम। तो मुझे लगता है कि दूसरा काम अपने सपनों के भारत के लिए मैं जो यह करना चाहूँगा कि मुफ्त भारत के हर नागरिक को साल भर में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दें। अब आप कहें कि लोगों को चीज़ें मुफ्त क्यों? देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा के अभाव से मृत्यु ना झेलनी पड़े, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को मदद करें। तो मुझे लगता है कि चाहे इसके लिए सरकार कोई भी प्रावधान बनाए, लोगों से इंश्योरेंस का कुछ पैसा कलेक्ट करे या जो भी सरकार को योग्य लगता है करे, लेकिन हो सकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि जो सारे निजी अस्पताल है उनको सरकार के अधीन लाना चाहिए और उनकी गुणवत्ता गिराए बिना सभी को मुफ्त सेवाएं देनी चाहिए। अब आप बोलेंगे निजी अस्पताल आएंगे क्यों? देखिए, कोई भी सरकार जब किसी भी प्रकार के संस्था को या किसी भी को मान्यता जब देती है, लाइसेंस देती है, तो उसके अधीन में कुछ बेनिफिट भी देती है। जैसे स्वास्थ्य के लिए
ज़मीन बहुत सस्ते में दी जाती है। इन सारी बातों का, पुराने रिकॉर्ड्स का यूज़ करके कुछ प्रावधान बना के, कुछ पैसा खर्च करके इन सारे कानूनों को पास करवाया जा सकता है। तो इस तरह से सारे भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य से जुड़े सारे मुद्दे जैसे दवाई, अस्पताल का खर्चा और सभी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति की जान स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने से जाए आपके देश में या कहीं पे भी, यह इंसानियत के लिए बड़ी दर्दनाक बात हो सकती है, दुखद घटना। अगर हम सचमुच कहते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है इन सेवाओं के पैसे देने के लिए पैसा का प्रावधान इनकम टैक्स में और अन्य सरकारी सेवाओं लाभ में करना चाहिए। और इसी तरह प्रावधान करके स्वास्थ्य सेवाओं का बाजारीकरण रोकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि तीसरा काम क्या हो सकता है। जो मुझे लगता है तीसरा काम जो होना चाहिए वो देश में जल्द से जल्द गति से न्याय दिलाना। इसके लिए संविधान में संशोधन कर प्रावधान कर न्याय के लिए समय सीमा लाना सबसे पहली। अब कई लोगों का तर्क ये होगा कि समयबद्ध होने की वजह से कभी कोई किसी निर्दोष को सजा हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो। अब पूरा सुनिए, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कुछ होना चाहिए। मुझे जो लगा वो मैंने पेश किया, शायद कुछ और बदलाव हो सकते हैं। मुझे लगता है जिला या तहसील न्यायालय को किसी भी मुद्दे की प्रक्रिया करने से के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन का समय देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 4 महीने काफ़ी होते हैं किसी भी मसले का स्टडी करके उसको एक करने के। और उसके बाद अगर फैसला नहीं आता है तो 1 से 121वें दिन यह सारे प्रोसेस जिस स्टेशन में भी है उस निचली न्यायालय या जो तहसील न्यायालय उसकी कार्रवाई को लेकर सबूत और दस्तावेज के साथ उच्च न्यायालय को स्थानांतरित अपने आप हो जाना चाहिए। उसके बाद यह से केस उच्च न्यायालय को 120 दिन के भीतर सुलझाना होगा। अगर उसके बाद भी फैसला नहीं हो पाता है उच्च न्यायालय में तो इस केस को 1 से 21वें दिन सारे दस्तावेज सबूतों के साथ सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर देना चाहिए। अब इस केस को पर सर्वोच्च न्यायालय को ज़्यादा से ज़्यादा 240 दिन का समय देना चाहिए फैसला सुनाने। और अगर 240 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय इस किसी भी केस का फैसला नहीं करता है तो ऐसे सारे केसेस की कुछ आपत्ति हो, कोई बाधाएं हो, कुछ कारण हो, तो ऐसे सारे केसेस का लिस्ट संसद को पेश होना चाहिए। अब उससे क्या होगा, उसमें और प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तो कैबिनेट को पहले भेजा जाए, कैबिनेट की मंजूरी इन 240 दिनों के भीतर ही ली जाए जो सर्वोच्च न्यायालय को समय दिया गया, और इसे अगले संसद अधिवेशन के दिन संसद को इस केस को 2/3 बहुमत संसद की कुल संख्या के आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, तभी इसका एक्सटेंशन होना चाहिए। और ऐसा संसद इस केस का सीमा ज़्यादा से ज़्यादा 240 दिन तक बढ़ा सकता है। केस निचले न्यायालय में दर्ज होने के ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से 730 दिन के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
और भारत के किसी भी नागरिक को भारत में कोई भी केस लड़ने के लिए वकील उपलब्ध करना और के केस लड़ने के लिए टिकट का पैसा बाकी जायज़ कर सरकार करे, यह बहुत ज़रूरी है। और महत्वपूर्ण और एक चीज़ है कि यह कानून भूतकाल के सारे केसेस को लागू होना चाहिए, और जो भी समय गिना जाएगा इन केसेस के लिए इस कानून के लागू होने के तारीख से गिना जाए। तो इस तरह से इस कानून के लागू होने के भीतर 730 दिन में सारे पुराने केसेस खत्म हो जाने चाहिए, और नए केसेस भी जो होंगे 730 दिन तक बैकलॉग में ख़त्म हो जाने चाहिए। इन सारे चीज़ों के लिए जो प्रावधान होंगे वो जजेस के आगे, वो सारे आगे मैं बताता हूँ। कुछ केसेस में जो देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें 730 दिन में फैसला करना नामुमकिन है, जैसे केसेस में संसद को इस केस को 95% संसद की कुल संख्या के मतों से केस की सीमा 730 या ज़्यादा से ज़्यादा 270 दिन तक बढ़ाए जानी चाहिए, जैसे कि कोई टेररिज्म का केस है और कोई केस। तो ऐसे केसेस के लिए कुल सीमा 1000 दिन हो जाएगी। और यहाँ पे जो मैं दिन गिना रहा हूँ ये सारे कैलेंडर डेज होने चाहिए, ना कि काम काज चाहिए। और इसके साथ ही ऐसे केसेस जिनमें उच्चतम न्यायालय ने फांसी की सज़ा सुनाई हो और फिरियादी पक्ष ने राष्ट्रपति के पास दया याचना की हो, उन सभी दया याचना को फैसला ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन के भीतर करना राष्ट्रपति संवैधानिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। और जो दया याचना है इस कानून के लागू होने से पहले राष्ट्रपति के पास प्रलंबित है, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन के भीतर करना राष्ट्रपति जी की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी। इस कानून के लागू होने के बाद वो समय शुरू होगा। आते हैं अब रहा सवाल ये कैसे होगा। इन सारी चीज़ों के लिए मुझे पता है बहुत सारे जजेस, वकील, कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, बट ये हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे काम 5 वर्षों में हो। इनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके सारा इनके लिए प्रावधान करके आने वाली सरकारें कर सकती है। कैसे करेंगी इसके लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। हो सकता है, ये होना चाहिए। चौथा काम, भारत के सभी नागरिकों को अन्न, वस्त्र, पानी, इन 3 सेवाओं को मूलभूत अधिकार में शामिल करें। यह बहुत ज़रूरी है। भारत के सभी नागरिकों को अन्न, वस्त्र, पानी मिलने के लिए केंद्र, राज्य, जिला, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर इसे प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। भारत में अन्न की परिपूर्णता के लिए कृषि को बढ़ावा देना होगा और कृषि क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर 2011-12 के 13.9% से बढ़ाकर 10 साल में 1950-51 में जो 53% था वहाँ तक लेकर जाना होगा। कैसे हो सकता है? हो सकता है कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर भारत यह कृषि प्रधान देश है, भारत की जनता आज भी 65 से 70% जनता कृषि के आधार पर है, तो ये होना चाहिए। और कृषि के आधार पर अगर हम हमारा उत्पन्न बढ़ाते तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, भारत में विदेशी चलन बहुत आ सकता है, हमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा कृषि अच्छे से बढ़ेगा और हम अच्छी तरह से हमारे प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करके बाज़ार में बेच पाएंगे। हम कच्चा माल देते हैं बहुत कम कीमत पर और उसको फिर 4-10 गुना कीमत पर खरीदते हैं पैकेजिंग करके। गलत नीतियों को सुधारना होगा। कृषि के उत्पाद को बढ़ाकर देश को खाद्य में स्वयं पूर्ण करना, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और
उसके बाद अगर हमारा प्रतिशत बढ़ जाता है तो हमारा उत्पाद बढ़ेगा, उससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा तो निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ेगी, तो इस भागीदारी को जागतिक निर्यात के, जागतिक वर्ल्ड एक्सपोर्ट के 25% बनाने का हमें लक्ष्य रखना चाहिए, और जिसमें कम से कम 50% भागीदारी हमारी खाद्य से आनी चाहिए। यानी जागतिक निर्यात के 12.5% भारत को खाद्य एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आना चाहिए। इससे क्या होगा कि भारत के पास बहुत सारा परकीय चलन होगा, भारत की मुद्रा की कीमत बढ़ेगी, हर किसी को खाने को मिलेगा। अब आते हैं वस्त्र और पानी के लिए। इसके लिए केंद्र, राज्य, जिला, तहसील, ग्राम सभी स्तरों पर इसको अच्छी तरह से लागू करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस कानून के पास होते ही 1000 दिनों के भीतर, यानी लगभग 3 वर्षों के भीतर, भारत के 6,38,000 गाँवों को पानी की समस्या को जल संसाधन का प्रयोग करके मुक्त करना चाहिए। यह हो सकता है। अब आप कहेंगे इतना पैसा आएगा कहाँ से? भारत के पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है कि सरकारों के पास पैसा है, सही तरीके से सही जगह पे पैसा लगाने की ज़रूरत है और उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। हो सकता है, ये हो सकता है। हर गांव में पानी पहुंचाया जा सकता है, बहुत बड़ा खर्च नहीं है ये। सरकार चाहे तो इसे कर सकती है। बात है 5वां कारण। मुझे लगता है किसी भी सिस्टम या व्यवस्था को सुचारू रूप से काम करने के लिए व्यवस्था के प्रशासकीय ढांचे को सुचारू रूप से काम करना जरूरी होता है। इस व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक सुधार में प्रशासकीय ढांचे को सुचारू रूप से काम करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक ये नहीं होगा तो जितनी भी योजनाएं हैं वो प्रॉपरली लागू नहीं हो सकती। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हमें प्रशासकीय ढांचे में बदलाव अत्यंत ज़रूरी है। सबसे पहला कदम है कि सरकारी नौकरी में दिए गए संरक्षण या प्रोटेक्शन में अमेंडमेंट करनी चाहिए। अपना काम पूरी तरह ईमानदारी से करने वालों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं उनकी बर्खास्ती का, उनको नौकरी से हटाने का विकल्प खुला होना चाहिए। आप आर्गुमेंट करेंगे कि आज भी है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उससे आज नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और यह काम के लिए जिम्मेदार लोगों के काम के अनुसार सूची जारी करनी चाहिए, जैसे कि कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है। अगर वो काम नहीं होता है तो उस व्यक्ति को जिम्मेदार समझना चाहिए। हर विभाग में यह सब जानकारी जो कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है, हर कार्यालय और उनके वेबसाइट होनी चाहिए, जिसके ऊपर इस कानून के लागू होते ही 100 दिन के भीतर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि यह विभाग नहीं कराता तो उसके अधिकारी जो नहीं कर रहे हैं उनको तुरंत नौकरी से बर्खास्त करने का और उन पर केस चलाने का प्रावधान होना चाहिए। हर काम के लिए समय सीमा होनी चाहिए और यह सीमा को कम से कम रखना चाहिए जो लोगों को सुविधा हो, जिससे लोगों को सुविधा हो। इसके लिए सभी सरकारी कार्यालयों का आधुनिक तकनीक से युक्त करने चाहिए। सभी सरकारी विभाग या जिनमें सरकार की भागीदारी है, ऐसे सभी विभाग और क्षेत्रों के लिए कामकाज की सारी जानकारी 4 दिनों के अंदर अपने संकेत स्थल पर मुहैया कराना अनिवार्य करना चाहिए। जितना भी काम होगा, सिर्फ इसमें
सुरक्षा या डिफेंस छोड़कर या कुछ संवेदनशील सरकारी विभाग छोड़कर, और संकेत स्थल को अच्छे ढंग से काम कर रहा है या शिकायत प्रक्रिया काम करने निगरानी करने के लिए भी एक विभाग होना चाहिए। और उसी विभाग का काम होगा यदि यह कोई प्रूव करता है कि ये विभाग जानबूझकर लापरवाही की वजह से लोगों को ये जानकारी नहीं मिल रही है, सुविधा नहीं हो रही है, तो ऐसे अधिक अफसरों पर, विभाग के अफसरों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें दोषी पाए जाने पर नौकरी से निकालने का अधिकार सरकार या संसद या संविधान के अंतर्गत कोर्ट को होना चाहिए। इन सब में भारतीय सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग जैसे आर्मी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनके बीच का कोई भी संवाद जो देश की सुरक्षा के लिए गुप्त रखना जरूरी है, उसे छूट दी जाए और इसकी सूची कानून में लिखी होगी। अगर हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से काम करने लग जाए तो भारत 7-8 वर्ष में दुनिया का सबसे अमीर, प्रबल और समृद्ध देश बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। छठा काम, देश में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और हमारे देश की स्थिति के हिसाब से यह 3 मूलभूत वर्ग है जिन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए कि हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव करना मुझे लगता है ज़रूरी है। कैसे? जैसे मिलिट्री या हमारे जो जवान हैं, मिलिट्री के जो जवान हैं, उनकी स्थिति सुधारने के लिए उनकी सुविधाएं और वेतन में बदलाव करना चाहिए। जवानों को सबसे उच्च अधिकारी का वेतन प्रधानमंत्री के वेतन के अनुपात में होना चाहिए, इतना बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि इन लोगों को सरकार तभी सोचती है जब वो खुद का बढ़ाना होता है तब तुरंत बढ़ा लेती है, इन लोगों का नहीं बढ़ाती है। तो अगर ये प्रधानमंत्री के वेतन के अनुपात में रहेगा तो जैसे ही इन लोगों के वेतन बढ़ेंगे, सुरक्षा वालों को भी बढ़ेंगे, और एक हिसाब से वो देश की सुरक्षा करने वाला उच्च अधिकारी, तो उसको उतना प्रधानमंत्री इतना सम्मान मिलना चाहिए, वेतन भी मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो मिलिट्री में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, जो नीचे से नीचे वाला क्लास 1 का या ग्रेड 4 का कर्मचारी है, उसका वेतन भी प्रधानमंत्री के वेतन की 80% से ज़्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि यह महत्वपूर्ण लोग हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारी देश की सुरक्षा इनके हाथों में होती है। ये देश के लिए अपने पूरा लाइफ देते हैं, तो इन लोगों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार को सही देखभाल कर पाए। उसके बाद मुझे लगता है पुलिस के लिए, जो कि बहुत ही अनदेखी होती है, उन्हें भी सुविधा और वेतन में बदलाव होना चाहिए। पुलिस का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है, उसका वेतन प्रधानमंत्री के वेतन इतना बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बोल दीजिए, जो स्टेट का होता है। तो और मुझे लगता है कि पुलिस का वेतन जो है न्यूनतम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के वेतन के 60% से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत दुर्लक्षित वर्ग है हमारे समाज में। और यही मेन कारण है कि वो लोग रिश्वत लेते हैं। 4000 में एक पुलिस वाला अपने फैमिली को मुंबई जैसे शहर में कैसे रखेगा? 4000, 5000, 24 घंटा जॉब कर 18 घंटा, 16 घंटा, गलत चीज़। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है किसान। मुझे तो ये लगता है कि किसान को पैकेज की ज़रूरत है। क्यों नहीं है? लोग कहेंगे नहीं ऐसा, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, मेरे पिताजी खेती करते हैं, मुझे नहीं लगता, या मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है, किसान यही कहते हैं हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए,
उन्हें ज़रूरत है सबल बनाने की, उनके माल को सही भाव दिलाने की। यह क्यों होता है? किसान जो उगाता है वो 10 रुपये में बेचता है, उसके बाद जो दलाल है वो 10 में खरीद कर 50 में बेचता है। ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो धांधली करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। किसानों को सबल बनाने के लिए तंत्र नया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार दे सकती है। उन्हें पैकेज की कोई जरूरत। आते हैं वैज्ञानिकों पे। वैज्ञानिक लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। वैज्ञानिक लोगों का भी वेतन जो है न्यूनतम एक प्रधानमंत्री के वेतन के 80% से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रेड पे हो, और अधिकतम वेतन प्रधानमंत्री के वेतन इतना होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें वह सारी सुविधाएं देनी चाहिए जो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के मंत्री को मिलती है। शैक्षणिक संस्थाओं में संशोधन को बढ़ावा मिलना चाहिए, और हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए कि 10 साल के भीतर भारत के नाम पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पेटेंट हो। इसके लिए प्रयास होने चाहिए, इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए लोगों को, सुविधाएं, सम्मान वैज्ञानिक को मिलना चाहिए। अब आते हैं अगला, क्या होना चाहिए। संविधान में संशोधन कर किसी भी दस्तावेज में जाति या धर्म का उल्लेख करना एक गुनाह है। आज हम कहते हैं कि भारत एक धर्म पे निरपेक्ष राज्य है, बट कुछ ऐसे संविधान में ही हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स है कि हर जगह पे, हर दस्तावेज पे हमें जाति या धर्म पूछा जाता है, जो कि मुझे गलत लगता है। अगर हम धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो जाति और धर्म का उल्लेख यह एक ऐच्छिक विषय होना चाहिए, ना कि बाइंडेड। मुझे यह भी लगता है कि जाति, धर्म, लिंग या भाषा या प्रांत या बाकी किसी भी तबके पर आरक्षण को खत्म होना चाहिए। शायद बहुत सारे लोग आप में से इसका विरोध करेंगे, ये कारण हो सकते हैं, लेकिन यह मेरी व्यक्तिगत सोच है। हो सकता है गलत हो, लेकिन मुझे लगता है, और क्यों लगता है ये भी बताऊंगा। मुझे सिर्फ लगता है कि जो सिर्फ विकलांग लोग हैं उनके आबादी के प्रतिशत में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और उनका जो आरक्षण का प्रतिशत है वो जनगणना के बाद तुरंत बदलना चाहिए। परंतु हर कोई अपने धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। भारत के संविधान में हर धर्म के लिए एक ही कानून लागू होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक ही कानून मतलब एक ही कानून के अंतर में सारे धर्मों के हिसाब से या जो भी है कानून एक ही होना चाहिए, और उसको सारे मंथन के बाद बनाना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट्स करना चाहिए, और ये सारी बारीकियाँ का मंथन करके भी समाज के विविध तबकों के लोगों के साथ बनाना चाहिए। इसका मतलब जाति, धर्म, लिंग, भाषा, प्रांत या बाकी सभी आधार पर आरक्षण को खत्म करना है, क्योंकि जब तक ये हर दस्तावेज में बचपन से लोगों के मन में जाति, धर्म, संस्कार फूट डाली जाती है, तब तक जाति धर्म के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव को नहीं मिटाया जा सकता। यह मुझे पर्सनली लगता है। बहुत सारे लोग जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, और उन्हें ऐसे लोगों को भरे चौक में बांध कर तरपा कर मारना चाहिए, ताकि ऐसा लोगों द्वारा कोई मुझे ऐसा लगता है। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण रहे हैं संविधान में आरक्षण देने के। इसके साथ मुझे और एक लगता है जो शायद मैं यहाँ मेंशन नहीं किया कि यह आरक्षण देना है तो जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी लिंग का हो।
अगर सही में हमें समानता लानी है तो। और इसमें और एक प्रावधान किया जा सकता है कि जैसे जिस परिवार में पीढ़ी से कोई शिक्षित नहीं है, ऐसे लोगों को भी आरक्षण दिया जा सकता है। या जो लोग मतलब जो लोग कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, मतलब जिनका कोई उद्योग नहीं है या जिनकी पीढ़ी में कोई शिक्षित नहीं है, उनको आगे लाके शिक्षा में आरक्षण देकर उन्हें आगे, उनकी पीढ़ी को आगे लाया जा सकता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, प्रांत का हो। ये मुझे लगता है, ये मेरी निजी राय है। बट एक ऐसे समय की ओर हमें बढ़ना चाहिए जहाँ पे आरक्षण की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत सारे लोग अपने बलबूते पे खड़े हो, सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, उन्हें तो आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम शिक्षा मुफ्त देंगे, सब कुछ मुफ्त देंगे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी और लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है। धर्म, जाति, इन विषयों पर भेदभाव होना बंद होना चाहिए। जो लोग करते हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि नए कानून और मौजूदा कानून में संशोधन, तो मैंने जैसे अभी हमने जो बताया कि पुराने जो मैंने बताया आपको क्या क्या काम होने चाहिए, वो सारे कानून बन सकते हैं या उनमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ नए कानून और आने चाहिए। मुझे लगता है कि एक भारत में एक देश लेवल पे बिलिंग के लिए कोई कानून आना चाहिए, क्योंकि हर कोई बिल अपने हिसाब से देता है। कोई ऐसा बिल देता है जिसमें इंक की अच्छी नहीं होती, जो इंक मिट जाएगी, वारंटी नहीं होती, जिसमें बहुत सारे पे सर्विस टैक्स का कोड नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें। तो एक स्टैंडर्ड सेट करके गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। कोई कच्चा बिल देता है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना के उसी फॉर्मेट में बिल जारी करके, जो बिल देश के किसी भी कोने से कोई भी अगर वेरीफाई करना चाहे या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, तो वेरीफाई होना चाहिए। उसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, कोई मानक बनाना चाहिए, जिससे कि फर्जी बिल वाले ये सारी चीज़ें रोकी जा सकें और जिससे बहुत सारा टैक्स गवर्नमेंट पा सकती है। हर कोई भी मैं खरीद करता हूँ उसके लिए बिल देना या एक्नॉलेजमेंट मिलना, ये मेरा कानूनी अधिकार बनना चाहिए। और ऐसा ना, एक्नॉलेजमेंट न देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। लोगों को कानून की शिक्षा मिले, कानून की जानकारी मिले, लोगों को कानून का अवेयरनेस हो, इसके लिए भी एक कानून बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोगों को कानून की कोई जानकारी नहीं होती, तो उसकी वजह से उन पर बहुत सारे अन्याय होते हैं या वो बहुत सारे अनजाने में कानून तोड़ते हैं। ओके, सो प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। सरकार, जैसे हमने बहुत सारे घोटाले देखे जिसमें प्राकृतिक संसाधन का गैर इस्तेमाल करके लोगों को फ़ायदा पहुंचा जा रहा है, तो ये रोकने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के लिए कानून बनना चाहिए। और भी बहुत सारे कानून होने चाहिए। जैसे बार बार देखा जाता है कि एक हिंसक दृश्य देखा के लोगों को बार बार दिखा के लोगों के दिमाग पे असर करके लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया जाता है मीडिया द्वारा। तो ऐसे मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून बनने चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। और स्वतंत्र सीबीआई के लिए प्रावधान होकर उसे बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोकमान्य में नागरिक चार्टर के लिए प्रावधान होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। उसके बाद हम बोलते हैं, मुझे लगता है कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना और उससे लोगों के मन में विश्वास पैदा करना संविधान के प्रति है।
महत्वपूर्ण विषय है। कानून का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, और कानून के इम्प्लीमेंटेशन में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सभी आवश्यक उपाय लागू कर लोगों को कानून, न्याय, संसदीय और सामाजिक मूल्यों में विश्वास बहाल करना ये बहुत ज़रूरी है। अन्यथा अगर हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते तो हम हिंसक समाज को बढ़ावा देने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो समाज में जब न्याय लोगों को नहीं मिलता और लोगों का विश्वास सरकार, न्याय व्यवस्था से उठ जाता है, तो हिंसक वातावरण तैयार हो जाता है और हिंसा की ओर समाज बढ़ता है। तो इसे रोकने के लिए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना बहुत ज़रूरी है। सरकार, कानून, न्याय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, इन सभी को एक साथ मिलकर इन सामाजिक मूल्यों में और न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। और अभी आया कि सबसे लास्ट पॉइंट जो एक और है कि अगर हम सुधारों को कानून द्वारा लागू नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि अगर भ्रष्टाचार में निपटने में संविधान और सरकार अगर अपने आप को सक्षम नहीं समझती तो किसी भी कानून से भ्रष्टाचार का निर्मूलन नहीं हो सकता और सुधार संभव नहीं कर रहे हैं सरकार, तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके तहत भ्रष्टाचार के लिए लाइसेंस दिए जाए और समान अवसर दिए जाने चाहिए भ्रष्टाचार के लिए। इसी के लिए मैंने प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के लिए लाइसेंस का अनुरोध करने वाला एक पत्र भी भेजा है। और इसके लिए फेसबुक पर एक्चुअली 2 ग्रुप्स है जो चलाते हैं, एक लाइसेंस फॉर करप्शन जो मेन ग्रुप है और इनकलाब जिंदाबाद जहाँ पे हम क्या क्या होना चाहिए लिखते हैं। उसके बाद ये 2 PDFs है इसमें अटैच जो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। इसके बाद जाते हैं, अभी बात हो रही है 2014 के चुनाव की, आशा की, जो कि उम्मीद की किरण की तरह है लोगों में। दिस इज इलेक्शन फॉर द होप। मैं पहले ही बता दूं कि जो नीचे दिए गए ये फिगर सारे मेरे अनुमान हैं, जो मुझे लगता है, जो ना ही मैं राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ ना ही, बट एक सामान्य नागरिक की तरह जो जानकारी मेरे पास है और जो मुझे लगता है, जो मैंने विश्लेषण किया है, उसके बाद जो मुझे लगता है उसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस बार 2014 में कांग्रेस की इतिहास की सबसे बुरी पराजय होगी और कांग्रेस की जो सारी सीटें हैं वो 100 से कम होगी। हो सकता है बहुत कम हो जाए, लेकिन इस बात की संभावना 90% है। 10% चांसेस अलग हो सकते हैं, टोटली 100% चांस ये नहीं है, लेकिन 90% यही संभावना है। अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना यह है कि 100 से 130 सीट्स आएंगी, जिसकी संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी 60% है, और 230 से 250 सीट आएंगी, इसकी 30% है। ये मैं अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना कि उनके अलायंस की। और पहला भी जो मैंने बताया वो कांग्रेस अकेले की है। उसके बाद है आम आदमी पार्टी। अब आप बोलेंगे आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सिंबल है, एक रे ऑफ होप है इन 2 भ्रष्ट पार्टियों की प्रशासन व्यवस्था से मुक्ति दिलाने की। तो इसलिए एक जस्ट उनका प्रतिशत मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जो संभावना है 1 से 3 सीट आने की वो 10% है, 15 से ज़्यादा सीट आने की 30% है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारी संभावनाएं प्रतिशत में होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 100% चीज़ है, और
ये मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत हो। आगे देखते हैं मेरा अनुमान अमेठी के लिए क्या कहता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास के बीच कड़ा मुकाबला होगा और जीतने वाला उम्मीदवार महज कुछ हजार वोटों से जीते। जो संभावनाएं मुझे लग रही है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जीतने की संभावनाएं 32% संभावनाएं हैं, स्मृति ईरानी की 25% है, कुमार विश्वास की 30%। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी जीत जाएंगे, हो सकता है वो हार भी जाए, ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो कोई भी व्यक्ति इसमें से जीत सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, बट जो भी जीतेगा वो महज कुछ हजार वोटों से जीतेगा। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो लास्ट टाइम अमेठी जो वोट डिफरेंस मार्जिन था वो 4 लाख था, वो इस बार कुछ हजार वोटों तक सीमित हो जाएगा, चाहे राहुल गांधी जीते, स्मृति ईरानी जीते या कुमार विश्वास जीते। अब चलते हैं वाराणसी की ओर। वाराणसी में मत विभाजन के कारण मोदी को जीतना मुश्किल हो गया है। मोदी के वाराणसी में हारने की 20% संभावनाएं हैं। कौन जीतेगा ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो संभावनाएं मैं एक बता रहा हूँ, 20% हारने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों, मैं अब बात करना चाहूँगा कुछ बातों की। जैसे मैंने सुना बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो मैं खेद प्रकट करना चाहूँगा कि मैं वोट नहीं कर पाया। मैं आपको कारण नहीं दूंगा, जो भी कारण रहा है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि मैं वोट नहीं कर पाया इस बार। इससे पहले 2 बार शायद इतना अवेयरनेस नहीं था मेरे अंदर। इससे पहले 2 बार वोट हुए, मैं वोट दे सकता था, बट इतना अवेयरनेस ना होने की वजह से मैं सिटी में नहीं था, कहीं भी था, लेकिन नहीं किया मैंने। लेकिन इस बार मैं वोट देना चाहता था, व्यक्तिगत रीज़न या जो भी हो, मैं नहीं दे पाया, इसका मुझे बेहद खेद है। लेकिन उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं या यह बात कह रहे हैं कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको राजनीति या भारत से जुड़ी किसी समस्या पे बहस करने का कोई अधिकार। मुझे इन लोगों की इस सोच पे बड़ी आपत्ति है। ये लोगों का जो बयान है इस तरह से है कि आप अगर जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन नहीं करते हैं तो आपको, या एमबीए नहीं करते हैं तो आपको बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं, इस तरह से, या आपको कोई भी उद्योग करने का या कोई काम करने का कोई अधिकार, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, मानता हूँ हर किसी को वोट करना चाहिए, किसी कारण से नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस व्यक्ति का यह अधिकार ही सप्रेस कर दे, कि वो उसे लगता है उसका मत प्रकटन का अधिकार है, उसे आप सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर आप मोदी को वोट नहीं देंगे तो आप पाकिस्तान चले जाइए, जो भी बहुत गलत है, बहुत गलत है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, और ऐसा कहने वालों ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, चाहे वो मोदी हो या कोई भी पार्टी हो। इतना एरोगेंस नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपने वोट नहीं किया या आपने मोदी को वोट नहीं किया तो आप आपकी समस्या लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल गलत है। हम संविधान के अंतर्गत ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं। ज़रूरी है कि मैं मोदी को ही वोट करूँगा तो ही मैं समस्या लेके जा सकता हूँ? क्यों? ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं। ये तो आप
एक तरह से डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, बहुत गलत है, गलत मैसेज। ऐसे चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इससे अच्छा तो वही होगा कि ये दोनों पार्टियां जो अपने अहंकार में चूर है, इनका पतन हो और कुछ लोग ऐसा अल्टरनेट प्रेजेंट करें जो इन लोगों के अहंकार को चूर चूर कर दे, वो देश के लोगों के लिए अच्छा हो। इनसे अच्छा तो फिर वो समाजवादी पार्टी वाले क्या बुरे हैं जो अरे रावी करते हैं, वो एरोगेंस करते हैं। कम से कम आप उनके खिलाफ बोल तो सकते हो। ये लोग तो आपकी आवाज़ ही दबाना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? मुझे लगता है ये बहुत गलत है। और जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। बस इतना ही कहना है मुझे। बाकी तो आप समझदार है, ये मेरा मनोगत है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होना ही चाहिए। यही डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण राइट है, महत्वपूर्ण अंग है। अगर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्र नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है या कोई और तंत्र है जो भारत में नहीं है। तो ऐसी बातें आप नहीं करें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।